वीडियो में सेटलमेंट ऑफ सूरत प्रेसिडेंसी सिटी किस तरह से स्थापित हुई, इस्टेब्लिश हुई, इसके विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उसका पहला जो व्यापारिक पोत था, बिजनेस शिप था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सबसे पहले स्टार्टिंग में सूरत ही आया 1608 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसका रीज़न ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस शिप वो सूरत ही क्यों आया। तो सूरत एक ऐसी जगह थी, ऐसा प्लेस था जो एक बिजनेस पॉइंट था और यहाँ पे मसाले काफ़ी मात्रा में होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि मसालों का बिजनेस या स्पाइसी बिजनेस करना है, तो स्टार्टिंग में सूरत को ही अपना सेंटर पॉइंट बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सूरत को ही प्रेसिडेंसी सिटी बनाया और यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। 1608 एडी को बिजनेस शिप ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में आया और यहाँ से अंग्रेज़ों ने सूरत से ही बिजनेस स्टार्ट किया। 1612 में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन ली और ये सारी फैसिलिटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही थी वो यहाँ के मुग़ल सम्राट जो जहांगीर थे उनके सहयोग से ही मिल रही थी। अंग्रेज़ों के बीच में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, एक संधि टाइप से हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप से हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट का ही फ़ायदा अंग्रेज़ों को पूरी तरह से मिल रहा था। सूरत का जो बंदरगाह था वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, इंटरनेशनल हार्बर पोर्ट था और ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी फैसिलिटी थी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये सोचा कि यहीं से बिजनेस स्टार्ट किया जाए और चूँकि ये इंटरनेशनल लेवल का हार्बर पोर्ट है तो इसका फ़ायदा, उसका प्रॉफिट जो है पूरी तरह से हमें मिलेगा और ये सोच करके अंग्रेज़ों ने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। सूरत से मलमल के कपड़े और मसालों का बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब मुस्लिन क्लॉथ और स्पाइसी बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने अंग्रेज़ों ने और इसी सूरत को ही प्रेसिडेंसी सिटी इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। सूरत चूँकि इंटरनेशनल हार्बर पोर्ट था तो यहाँ से हज यात्रा भी होती थी और हज़ारों लोग यहाँ से मक्का मदीना जैसी जगहों पे यहाँ से हज के रूप में जाते थे। तो इसका इम्पोर्टेंट काफ़ी पहले से था, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चूँकि यहाँ पे पुर्तगाली पहले से जमे हुए थे, पुर्तगाली भी बिजनेस कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में एक कंपटीशन टाइप से चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पुर्तगालियों को हटाने के लिए, उनको उखाड़ फेंकने के लिए सबसे पहले तो जो मुग़ल सम्राट थे जहांगीर उनसे कांटेक्ट किया और दूसरी तरह से जो आर्मी एक्शन होते थे, सैनिक कार्यवाहियाँ होती थी, उसको भी वो लोग बीच बीच में करते थे। तो इस तरह से दोहरा अटैक किया उन्होंने, डबल अटैक किया। कांटेक्ट से पूरा फ़ायदा लिया, प्रॉफिट लिया और आर्मी अटैक करके उनसे वार करके उनको हरा करके यहाँ से हटाया। तो इस तरह से पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाईं, ये धीरे धीरे हुई और अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को यहाँ से लगभग ख़त्म कर दिया, हटा दिया। 1612 ईस्वी में 1612 एडी में अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन ली और 8 जनवरी 1613 को 8 जनवरी 1613 को अंग्रेज़ों ने अपनी फ़र्स्ट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की। इसके बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट करते रहे और 1615 को सर टॉमस रो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो मुग़ल सम्राट जहांगीर थे उनसे कॉन्टेक्ट किया। 1615 से लेके 1618 तक सर टॉमस रो इंडिया में रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्होंने एक कॉन्टेक्ट मुग़ल सम्राट जहांगीर से किया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिट के लिए रहा। इसमें इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें अंग्रेज़ों को सारी फैसिलिटी मिल गई
मतलब जो मुग़ल ऑफिसर्स थे उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए मुग़ल सम्राट की ओर से कि जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पे किसी भी जगह में बस सकते हैं, आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं रहेगी और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो जो लोकल लॉ था वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा और वो थोड़ा बहुत अपना जो भी काम है वो हर तरह का काम यहाँ पे कर सकते थे। ऐसी इंस्ट्रक्शंस उनको मिल गए। जो मुग़ल सम्राट ने इंस्ट्रक्शंस दिए अपने ऑफिसर्स को और ऑफिसर्स ने एक तरह का ऑर्डर निकाल दिया कि अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। और इसके साथ ही जो लोकल लॉ था, माने जो जस्टिस सिस्टम था लोकल, वो भी उनके ऊपर इफ़ेक्टेड नहीं होगा, वो भी प्रभावी नहीं होगा। तो लोकल लॉ भी प्रभावी नहीं होगा। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को ये फैसिलिटी मिल गई कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंड नहीं रहेगा, कोई बंधन नहीं रहेगा, बिजनेस कर सकते हैं। और इस तरह की फैसिलिटी जहांगीर ने इंस्ट्रक्शन दे करके मुग़ल जो ऑफिसर्स थे उनको दे दी और उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। तो ये सर टॉमस रो का जो एक तरह से ग्रांट था, अनुदान था, वो मिला इनको अंग्रेज़ों को। और जो लोकल लॉ था उससे भी छूट मिल गई। मतलब जो मुग़ल लॉ था, मुग़ल विधि थी, वो भी इनके ऊपर लागू नहीं होगी। तो सर टॉमस रो के ग्रांट में जो लॉ सिस्टम था उससे भी छूट मिली और साथ ही लेकिन अब अंग्रेज़ों के ऊपर ये भी था कि किस तरह का लॉ यहाँ इनके ऊपर लागू होगा। तो इनके लिए जो फैसिलिटी दी गई कि अगर अंग्रेज़ के ऊपर कोई केस करता है, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, तो उसका जो निपटारा है वो इंग्लिश लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, इंग्लिश कोर्ट में इंग्लिश अंग्रेज़ जज के उसमें होगा। माने सारी चीज़ें जो होंगी वो अंग्रेज़ी व्यवस्था इंग्लिश सिस्टम के अनुसार होंगी। इंग्लिश लॉ रहेगा, इंग्लिश जज रहेंगे और इंग्लिश कोर्ट होगा। तो उन्हीं के बीच में केस चलेगा और इंग्लिश लॉ के अनुसार ही उसका डिसीजन दिया जाएगा। ऐसी फैसिलिटी अंग्रेज़ों को दी गई। लेकिन अगर अंग्रेज़ और किसी इंडियंस के बीच में कोई केस हो जाता है तब फिर क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेज़ों को ये फैसिलिटी मिली कि इसकी हेयरिंग जो है, इस केस की हेयरिंग लोकल कोर्ट में होगी। और जैसे मुफ्ती और काजी की जो कोर्ट होती थी उन कोर्ट में इनकी हेयरिंग होगी, इनकी सुनवाई होगी और इसमें अंग्रेज़ों को विशेष रियायत दी जाएगी। मतलब अंग्रेज़ों को एक स्पेशल तरह की छूट मिलेगी। तो इसका फ़ायदा भी अंग्रेज़ों को पूरी तरह से मिला। मतलब अंग्रेज़ लोग इतने हावी हो गए यहाँ पे जहांगीर के फरमान से या जहांगीर के ऑर्डर से कि वो एक धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते चले गए। सूरत का पहला जो गवर्नर था वो सर ऑक्सेंडन थे, जो स्टार्टिंग में ही जब सूरत प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश हुई तो सर ऑक्सेंडन गवर्नर बनाए गए सूरत के और वहीं से प्रेसिडेंसी सिटी स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे करके ये सूरत प्रेसिडेंसी जो थी ये काफ़ी बड़ी होती चली गई। हालांकि बाद में 70 to 75 ईयर्स, मतलब 70 से 75 साल बाद इस प्रेसिडेंसी सिटी को बम्बई में ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्किंग एरिया था वो ऑल इंडिया हो गया था धीरे धीरे बाद में। तो फिर सूरत प्रेसिडेंसी को यहाँ से ट्रांसफ़र करके मुंबई प्रेसिडेंसी सिटी में इस्टेब्लिश किया गया और जो सूरत का जो सेंटर पॉइंट था वो मुंबई में हो गया। मतलब ऑफिस मुंबई में था, बाकी जो वर्किंग होती थी वो सूरत में ही होती थी। तो प्रेसिडेंसी सिटी जो है वो मुंबई में ट्रांसफ़र हो गई। ऐसा लगभग 70 से 75 ईयर, 70 to 75 ईयर स्टार्टिंग में मतलब शुरू हुई, फिर 70-75 साल बाद ये मुंबई में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह से सूरत प्रेसिडेंसी का हिस्ट्री रही है। सूरत की जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रेसिडेंट गवर्नर के हाथ में होता था। प्रेसिडेंट की एक काउंसिल होती थी और काउंसिल ही सारा डिसीजन लेती थी। जो भी मामले मुकदमे या केस होते थे उनका डिसीजन भी गवर्नर इन काउंसिल में होता था और ये जो डिसीजन होता था ये एक तरह से बहुमत से होता था। मतलब गवर्नर इन काउंसिल में जो मेजॉरिटी होती थी उससे सारे केस का डिसीजन होता था और इसके लिए गवर्नर डिसीजन दे सकता था, लेकिन गवर्नर का जो एक तरह से गवर्नर इन काउंसिल ही सारा काम करती थी, गवर्नर सेल्फ खुद कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह का सिस्टम स्टार्टिंग में सूरत में बनाया गया। गवर्नर के पास निषेधात्मक वोट मतलब वीटो पावर नहीं था
और ना ही कास्टिंग वोट था, मतलब जो निर्णय वाला वोट है वो भी गवर्नर के पास नहीं था। तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया, मतलब पूरी तरह से जो प्रेसिडेंसी सिटी के डिसीजन होते थे वो गवर्नर इन काउंसिल में डिपेंड होते थे, और केस वगैरह की हियरिंग भी गवर्नर इन काउंसिल ही करती थी। जैसे जस्टिस सिस्टम भी गवर्नर इन काउंसिल में ही डिपेंड था। मुस्लिम लॉ जो था वो अंग्रेज़ों के ऊपर लागू नहीं था, अंग्रेज़ों के ऊपर इंग्लिश लॉ होता था, और जो हिंदू होते थे उनके लिए हिंदू लॉ था, लेकिन वो पूरी तरह से, मतलब ये कहा जा सकता है कि पर्सनल लॉ के रूप में लागू था। तो पूरी तरह से मुस्लिम लॉ था, लेकिन हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ भी था। अब पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ जिस तरह से मान लीजिए कोई परंपरा है, रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनसे जो लॉ बनता है, उनके रूल रेगुलेशन जो होते हैं, उनसे जो लॉ बनता है वो पर्सनल लॉ होता है। तो हिंदुओं का पर्सनल लॉ होता था, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ था, और अंग्रेज़ों के लिए इंग्लिश लॉ डिसाइड किया गया। तो इस तरह का सिस्टम सूरत प्रेसिडेंसी सिटी में बनाया गया। ये स्टार्टिंग की सिस्टम था, शुरुआत की व्यवस्था थी। तो 1608 एडी में 1608 ईस्वी में सबसे पहला बिजनेस शिप जो था वो सूरत में ही आया। 1612 में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी बिजनेस कोठियाँ या व्यापारिक कोठियाँ, बिजनेस बंगले इस्टेब्लिश किए। 1613 में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, और इस तरह से फिर इसके बाद 1615 में सर टॉमस रो का जो ग्रांट मिला, सर टॉमस रो का अनुदान आया। तो इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को ख़त्म किया और धीरे धीरे इस्टेब्लिश होते गए, और एक बड़े शहर में, बिग सिटी में, इंडिया की बिग सिटी को कैप्चर कर लिया, और सूरत को प्रेसिडेंसी सिटी धीरे धीरे करके बना लिया। फिर बाद में जब उनका बिजनेस एरिया बढ़ा, ऑल इंडिया हुआ, तो सूरत प्रेसिडेंसी सिटी को ख़त्म करके उन्होंने बॉम्बे में ट्रांसफ़र कर दिया, और बॉम्बे से ही सूरत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो मैनेजमेंट था चलता था। हालांकि ऐसा होते होते 70 से 75 वर्ष, 72 से 75 ईयर बीत गए। मुग़ल सम्राट जहांगीर से जो फैसिलिटी अंग्रेज़ों को मिली उसका भी पूरा फ़ायदा इन्होंने, अंग्रेज़ों ने उठाया, चाहे वो बिजनेस एरिया रहा हो, चाहे जस्टिस सिस्टम का एरिया रहा हो। इन्होंने किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती, और धीरे धीरे करके पूरे सूरत पे कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया उसको। गवर्नर इन काउंसिल इम्पॉर्टेंट बॉडी थी एडमिनिस्ट्रेशन की और जस्टिस सिस्टम की। गवर्नर खुद कुछ नहीं कर सकता था, ना तो उसके पास वीटो पावर था, ना कास्टिंग वोट था। तो गवर्नर इन काउंसिल ही मेजॉरिटी से डिसीजन लेती थी, और सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड थीं। बाद में फिर मद्रास प्रेसिडेंसी सिटी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी सिटी और मुंबई प्रेसिडेंसी सिटी इस्टेब्लिश हुई धीरे धीरे करके, पर शुरुआत में, स्टार्टिंग में सूरत प्रेसिडेंसी सिटी इस्टेब्लिश हुई, और इसी ने वर्किंग करके अंग्रेज़ों को ऑल इंडिया में बढ़ाया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सूरत प्रेसिडेंसी सिटी जो थी वो शुरुआत में ही प्रेसिडेंसी सिटी इस्टेब्लिश हुई, और ये सूरत प्रेसिडेंसी सिटी की हिस्ट्री रही है, यही इतिहास रहा है।